मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखो आप अपना। हमको इन्होंने कहा था कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, तो हम बोले चलो भैया लिखते हैं खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स, बैकग्राउंड। 1934 में एमएन रॉय जो थे, उन्होंने सबसे पहले आइडिया रखी थी कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया को होनी चाहिए और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करने का राइट हमको ब्रिटिश ने देना चाहिए। ये 1934 में एमएन रॉय कह चुके थे। एमएन रॉय है कौन? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर हम कहेंगे कम्युनिस्ट लीडर है। इन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में ऑफिशियली ये डिमांड की थी। देखिए हमने डिमांड कब की? 1935 में ऑफिशियली डिमांड की, और इन्होंने पूरी कब की? बहुत लेट। हाँ, यस। कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म, इसमें फर्क है। देखिए कम्युनिस्ट यानी ज्यादातर ये होता है कि ज्यादातर ओनरशिप जो होती है वो स्टेट की ओनरशिप, या फिर हम कहेंगे कि इक्वल, इस पे बात करने वाले वो कम्युनिस्ट होते हैं। और कम्युनिज्म में और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको कभी ऐसा टाइम मिला तो बताऊंगा, हालांकि वो तो अभी आपके पॉलिटी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको इतना बता देता हूँ कि कम्युनिज्म वाले जो होते हैं वो ज्यादातर जैसे यूनियंस बनाना, ट्रेड वालों के यूनियन, वर्कर्स के यूनियन, ज्यादातर वर्कर्स को और ये सबको, लेबर्स को सपोर्ट करने वाले कम्युनिस्ट, जो कि ये कहते हैं, कम्युनिज्म एक किसने रखा था? कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म रखा था उसमें वो कहते हैं कि जो ओनरशिप है वो एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ओनर जो होता है कंपनी का, वो खुद डिसीजन लेता है और वो एक्सप्लॉइट करता है वर्कर्स को। तो यहां पे ओनरशिप जो होगी वो किसकी होगी? तो सभी की होगी। यानी वर्कर्स अपनी यूनियन बना के भी डिसीजन देंगे कि इंडस्ट्री क्या करेगी और क्या नहीं। ऐसे कम्युनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। ठीक है, यस। तो ये कम्युनिस्ट है और वो ज्यादातर इक्वल और ये सब चीजों की बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और ये सब वाली, ये कम्युनिस्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि 1935 में आईएनसी ने ये डिमांड रखी ऑफिशियली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो, और बहुत लेट पूरी हुई है डिमांड, बट डिमांड देखिए हमने पहले ही रखी थी। 1940 में डिमांड जो है ये एक्सेप्ट की ब्रिटिश ने, ऑगस्ट ऑफर करके, है ना, ब्रिटिश ने ऑगस्ट ऑफर भेजा और हमारी डिमांड जो थी ये पूरी कर ली जाती है 1940 में। उसके बाद 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, इन्होंने, जो मेंबर थे कैबिनेट के, तो इनके अंडर एक और मिशन आता है। तो 1942 में ये कहा गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एडॉप्ट आप कर सकते हो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाएगा तब आप एडॉप्ट कर लेना, सो आप बना लीजिए, ऐसा उन्होंने हमें कहा था। अब ये होने के बाद इसको कहा जाता है क्रिप्स प्रपोजल, इसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन जो आया था इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देने की बात की थी। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि पाकिस्तान के लिए अलग सा दे और हमारे लिए यानी इंडिया के लिए अलग सा दे, बट यहाँ पे ये डिमांड पूरी नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग को अलग असेंबली, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का यहाँ मेंशन नहीं था, इसलिए इसको मुस्लिम लीग ने अपोज किया, ये फेल हो गया। कांग्रेस ने इसको अपोज किया था, है ना, तो कांग्रेस ने भी इसको अपोज किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें जो बात की जा रही थी वो इंडिया को इंडिपेंडेंस ना देने की बात है, और ये सब इसमें लिखा था। असेंबली तो बना के देंगे, बट इंडिया को इंडिपेंडेंस कब देंगे, क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हम मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कैबिनेट मिशन आया। फाइनली कैबिनेट मिशन के द्वारा फिर हमें एक असेंबली बना के दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के थ्रू फाइनली हमको एक अधिकार मिला था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी हो गए 46 में। कैबिनेट मिशन के चलते क्या लिखा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी ये देखिए। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन हमें ये, पहले आपको ये बता दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब इसमें कौन लोग रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी 1946 में, जो कि कैबिनेट मिशन ने कहा था उस तरह से। हर प्रोविंस से, हर प्रिंसली स्टेट से कुछ लोग आएंगे और वो लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। अब कौन से स्टेट से कितने लोग आएंगे, कौन से प्रोविंस से कितने लोग आएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होगी। आपको अगर कंपेयर करना है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, पार्लियामेंट से कीजिए। आज का हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो पार्लियामेंट में देखिए आपके स्टेट से लोग जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चलते इलेक्शंस में कंटेस्ट करके, वैसे ही इलेक्शन होके ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर स्टेट से, हर प्रिंसली स्टेट से, या फिर हम कहेंगे प्रोविंसेस से लोग आने वाले थे, लीडर्स आने वाले थे। अब उसके अलावा हम कहेंगे टोटल स्ट्रेंथ जो बताई थी वो 389 थी जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, यानी ब्रिटिश इंडिया ने हम ये कह सकते हैं कि प्रोविंसेस से आएंगे।
स्टेट्स से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट स्टेट्स थे। 296 में से 292 जो लोग आएंगे वो गवर्नर के प्रोविंसेस से आएंगे। 11 प्रोविंसेस थे, मैंने पिछले भी आपको एक्ट में बताया 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस को ये मिला था अधिकार कि वो क्या कर सकते हैं ना, तो 11 स्टेट्स यहाँ पे थे और 11 प्रोविंसेस में से 292 मेंबर्स आने वाले थे। 11 प्रोविंसेस के नाम, 6 के नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक आता है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये 3 तो आपको पता ही है। उसके अलावा वहाँ पे मैंने जैसे बताया था बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस, ये 6 तो हो ही गए। अभी 5 की बात करें तो इसके अलावा आता है एक सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस के बाद जो आता है वो है ओडिशा, जिसको ओडिशा कहा जाता था। ओडिशा के अलावा एक था पंजाब के अलावा एक था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के साथ साथ सिंध एक प्रोविंस था। सिंध के अलावा हम कहेंगे बंगाल था। बंगाल और आसाम तो हो गया, इतने प्रोविंसेस थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। इसमें से 292 लोग आएंगे और 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से आएंगे। अब चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस यानी क्या, तो आपको अगर उसको जोड़ना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रोविंसेस या कमिश्नर यानी प्रोविंसेस यानी आज के यूनियन टेरिटरी समझ लो। जैसे आज यूनियन टेरिटरी है वैसे वहाँ पे चीफ कमिश्नर के प्रोविंस हुआ करते थे। चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस हुआ करते हैं वहाँ से 4 मेंबर्स आएंगे और जो प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर के थे वो कौन कौन से थे। एक था दिल्ली, ये भी आपको बता देता हूँ। दूसरा था अजमेर और मेरवाड़। उसके अलावा एक था कुर्ग और एक था बलूचिस्तान। इतने 1 2 3 4 यहाँ से 4 जगह से 4 लोग आएंगे। टोटल 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे, जो कि जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा महाराजा रूल करते हैं। सीट्स जो होती थी उसको डिवाइड किया गया था मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी में। मुस्लिम की कुछ सीट्स रिजर्व थी, सिख के लिए रिजर्व थी और जनरल जो है इसमें मुस्लिम और सिख छोड़ के सभी लोग आते थे। हिंदू, क्रिश्चियन जितने भी है सभी जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। इलेक्शन की जो मेथड थी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चलता था। अब ये क्या होता है ये आगे मैं आपको पार्लियामेंट के वक्त बताऊंगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, सिर्फ इतना बता दूं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। डायरेक्टली हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएंगे वो नेताओं को हम सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। कौन सिलेक्ट कर रहा था, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस है। सेंट्रल प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर सिलेक्ट करेंगे कि कौन जाएगा यहाँ से हमारे प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग जाने वाले थे, इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। इनडायरेक्ट इलेक्शन जहां आ गए वहां सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक आइडिया दे देता हूं, जैसे जितने कैंडिडेट होते हैं नॉर्मली आप वोट करते हो एक ही कैंडिडेट को 4 में से। सिंगल ट्रांसफरेबल में चारों को वोट करना पड़ता है, सिर्फ प्रेफरेंस डालने पड़ते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने ए नाम का कैंडिडेट बी और सी डी, मुझे लग रहा है कि ए बी जीतना चाहिए, बी के सामने 1 डालूंगा, बी नहीं जीता तो ए जीतना चाहिए, ओके। बी नहीं जीता तो सी को थर्ड प्रेफरेंस और डी को हम कहेंगे कि फोर्थ। तो जितने भी लोग, जिसका सबसे आखिरी में जितने ज़्यादा बार नाम आ रहा है उसका वोट ऊपर वाले को ट्रांसफर हो जाता है और ऐसा करते करते वोट ट्रांसफर होते हैं। ये सिस्टम कैसे चलता है दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट सिर्फ इतना आपको फिलहाल बता दो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से हम यहाँ पे चूज करने वाले थे। लोग डायरेक्टली सिलेक्ट भी नहीं कर रहे थे, इलेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स में तो कोई इलेक्शन भी नहीं होने वाले थे, वहाँ पे तो डायरेक्ट प्रिंसली स्टेट के जो हेड है वही सिलेक्ट करने वाले थे। अब ये यहाँ पे हो गया। अब ये सब चीज़ें चली कंपोजिशन में। अब आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ और फिर मैं रुक जाता हूँ। अब रुकने के पहले आपको थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट्स आपके लेता हूँ। 5 मिनट्स में सबसे पहले यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि एक बार बता दो पहले मुझे, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्लियर? हाँ, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट्स है, सिर्फ फैक्ट्स। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ये सब लोग मिले, जिसमें मुस्लिम लीग ने अपोज किया। मुस्लिम लीग के अपोज करने का कारण था क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनको अलग नहीं बना के दी थी, इसके लिए उन्होंने अपोज किया। ये जो मीटिंग थी इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि असेंबली का कोई प्रेसिडेंट रहेगा और फिर ये सब मेंबर्स रहेंगे जो मिलकर काम करेंगे। प्रेसिडेंट जो होंगे टेम्पररी सच्चिदानंद सिन्हा बने, क्योंकि कब तक, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया नए प्रेसिडेंट करके लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, 2 लोग।
13 दिसंबर को ये सब जो है ना इलेक्शन और ये सब, ये 11 दिसंबर को हुए थे, 2 दिन बाद, 2 दिन तक सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर 11 दिसंबर को परमानेंट आ गए। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, सिर्फ इतनी आइडिया आपको देता हूं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इस असेंबली में क्यों आए हैं, हम यहाँ क्या करने वाले, हम इंडिया को क्या बनाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को याद रखना है तो सिंपल है, आप डायरेक्टली इंडिया का ये प्रीएम्बल देख लेंगे। प्रीएम्बल में जो लिखा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इंडिया को रिपब्लिक बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, जो भी चीजें हैं ये सब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखेगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस असेंबली में आने का, ये उन्होंने मूव किया असेंबली में। ये होने के बाद आखिरी चीज आपको बता देता हूं, कुछ फैक्ट्स। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के कारण कुछ चेंजेस है। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तो 1947 में है और असेंबली तो 46 में बन गई थी। अब 47 के एक्ट में कुछ चीजें लिखी थी जिसके कारण चेंज आए। चेंज ये था कि असेंबली फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाई जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश जाने वाले थे। आप अपना काम खुद कीजिए, हम जा रहे। सोवरेन यानी वो जो विदाउट एनी इंटरफियरेंस, विदाउट एनी प्रेशर अपने काम करता है। तो असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया, जो कि खुद का काम खुद करने वाली थी विदाउट ब्रिटिश के इंटरफियरेंस। सोवरेन का मीनिंग हम आगे और पढ़ने वाले हैं, फिलहाल इतना याद रखेगा। असेंबली जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी, यानी लॉ बनाने वाली बॉडी असेंबली होगी। लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली बॉडी। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जो कि पाकिस्तान से आ रहे थे वो यहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको अलग सी असेंबली बना के दी गई। आपको पता है 1946 में अलग देश बन रहा था तो असेंबली भी अलग बना के देंगे। तो यहाँ पे असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी इंडिया के वो 299 पे आ गई, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे वो विड्रॉ कर गए, अपने खुद के असेंबली में चले गए। इंडिया प्रोविंसेस की जो स्ट्रेंथ थी वो 296 से 229 पे आ गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थे वो 93 से 70 पे आ गए आफ्टर 1947 का एक्ट। अब ये सब चेंजेस आए और इस कारण थोड़े चेंजेस हमें देखने मिले। अब ये चेंजेस के बाद आखिरी आपको ये बता देता हूँ, फिर आपको एक वर्क देने वाला हूँ मैं। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे क्लियर सबको, ये पॉइंट्स क्लियर? यस, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, यस, हाँ। उसके बाद लास्ट आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। फैक्ट्स ये है कि इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ में वो रेटिफाई कर दी गई 49 में। असेंबली ने क्या क्या काम किया, क्योंकि कॉमनवेल्थ यानी वो कंट्रीज का ग्रुप बनता है। कॉमनवेल्थ यानी जो कंट्रीज पे ब्रिटिश रूल कर चुके हैं। ब्रिटिश जिन कंट्रीज पे रूल कर चुके हैं उन ग्रुप को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ में जैसे ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंडिया आएगा, तो इंडिया ने कहा कि हम मेंबर रहेंगे। इट एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 का अडॉप्ट किया गया। ये पूरे फैक्ट्स है, ये समझाने वाला नहीं है, सिर्फ बताने वाला काम है। नेशनल फ्लैग अब कैसे याद रखोगे, 15 अगस्त को हमें नेशनल फ्लैग को होस्ट करना था, तो इसलिए अगस्त के पहले जुलाई में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। नेशनल एंथम हमने 24 जनवरी को, क्योंकि हमके 26 जनवरी को इसे गाना था, तो हमने 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, जिसको जन गण मन कहा जाता है, उसको अडॉप्ट किया। और हमने अडॉप्ट किया एक नेशनल सॉन्ग भी इसी दिन 24 जनवरी को। 3 चीजें हुई, एक तो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, दूसरा नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग का नाम बता दीजिए जल्दी, फास्ट। वेरी गुड, वंदे मातरम। वंदे मातरम को हमने नेशनल सॉन्ग बनाया और हमने इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी चुने 24 जनवरी 1950 को। 3 चीजें हुई, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और इंडिया के प्रेसिडेंट। टोटल 11 सेशंस हुए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी 11 सेशन यानी 11 मीटिंग्स, चलिए ऐसा समझ लीजिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने को। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए अबाउट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया एक बेस बेस चीजें लेके। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो खर्चा आया वो 64 lakhs आया और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ, जिसके बाद 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा कंप्लीट कब हुआ था आप जानते हैं, नवंबर, कौन सा नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, है ना। बट हमने पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया, हमने 26 जनवरी के अडॉप्ट किया। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको कल बताऊंगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है होगा, ये मुझे एक बार आप कंफर्म करा दीजिए, फिर हम यहाँ पे रुक सकते हैं। नो डाउट, बाकी लोग एक बार आपकी आवाज़ आ जानी चाहिए लास्ट। नो डाउट, यस, थैंक यू। आज का आपका वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ कमिटीज बनाई गई थी, कुछ मेजर कमिटी थी, कुछ माइनर कमिटी थी। तो ये कमिटीज कौन कौन सी थी ये आपको यहाँ पे बताना है। सो मेजर और माइनर कम्युनिटीज में हम कहेंगे कि
यूनियन पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सब कमेटी, हर कमेटी का अपना एक टास्क था जिसको वो पूरे कर रहे थे। तो डिफरेंट टास्क के थ्रू कमिटीज अपना काम कर रही थी। तो ये कौन से कमिटीज है और उसके मेंबर कौन कौन है, ये सिर्फ आपको आज अच्छे से पढ़ना है। दूसरी छोटी मोटी कमिटीज बनाई गई थी जिनको माइनर कमिटीज बनाया है। जैसे माइनर कुछ काम होते हैं, जैसे हम कहेंगे कि कुछ एक्सपर्ट फाइनेंस प्रोविजन कैसे होने चाहिए, वो कैसे इंडिया करेगा। तो ये सब कमिटीज है जो हमारे इंडिया में कैसा कैसा सिस्टम बनेगा ये डिसाइड करने वाली थी। यहाँ पे मेजर कमिटीज में यूनियन पावर्स कमेटी, यानी यूनियन के पास कौन कौन से पावर रहेंगे ये बताने के लिए कमेटी थी। तो उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो, यानी यूनियन यानी सेंटर से रिलेटेड जो चीज़ें उसके बारे में जो बात करेंगे उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना, तो स्टेट्स जो थे उनके लिए किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें होगी, इसके लिए सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि ड्राफ्ट बनाने वाली थी, इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर थे चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके लिए सरदार पटेल थे। यहाँ पे अगर देखा तो एडवाइजरी कमेटी यानी वो एडवाइज कर रही थी कि फंडामेंटल राइट्स कौन से होना चाहिए, माइनॉरिटीज को कौन से राइट्स मिलने चाहिए, ट्राइब्स को कौन से मिलने चाहिए, कौन कौन से एरिया एक्सक्लूडेड होने चाहिए, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब पोर्शन। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कमेटी ने रिकमेंड किया था। फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमेटी थी JB कृपलानी, माइनॉरिटीज के लिए बनाई थी HC मुखर्जी। ये पांचों कमेटी इसी के अंडर थी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए JB कृपलानी की, माइनॉरिटीज के लिए HC मुखर्जी की, और इन सब के लिए इन सब के हेड सरदार पटेल थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और आसाम एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड सब कमिटीज गोपीनाथ बारडोली। सो ये जो है ये मैं आपको आगे हम इसको पढ़ने वाले, आसाम और ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये कमेटी का नाम बता रहा। ये एक और कमेटी आसाम को छोड़ के जो है उनके उन एरियाज़ के लिए AB ठक्कर की कमेटी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी, ये एक और थी, है ना। तो ये सब ये AB ठक्कर वाले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी सारी सब कमिटीज़ हमें इस ही कमेटी के अंदर देखने मिल रही हैं। अब इस कमेटी के अंडर हमें जब इतनी सारी सब कमेटी देखने मिल रही हैं तो उसके बाद रूल्स वाली कमेटी, अगर यहाँ पे रूल्स वाली कमेटी की हम बात करें तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रूल्स क्या रहेंगे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट्स कमेटी, यानी वही है कि स्टेट्स के साथ किस तरह से नेगोशिएट किया जाएगा, क्योंकि स्टेट्स ये इंडिया का पार्ट बनने वाले, स्टेट्स जो है ये इंडिया का हिस्सा बनने वाले थे, तो उनके नेगोशिएशन करने पड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू थे उसके। स्टीयरिंग कमेटी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इतनी सारी जो कमेटी हमें देखने मिलती है वो, आप कोई ये बता सकता है, कोई ये गेस कर सकता है कि स्टीयरिंग कमेटी नाम से भी आप गेस सकते हैं क्या काम करती होगी। यस, वेरी गुड। यानी यहाँ पे अगर देखा गया तो बाकी जो कमिटीज़ है वो कैसे कर रही क्या नहीं, वेरी गुड। स्टीयरिंग यानी आपके हाथ में स्टीयरिंग दिया है वैसा समझिए गाड़ी का, और आपको ही उसको डायरेक्शन देते हुए चलना है। तो यही है कि बाकी कमिटीज़ को ये, है ना, बाकी कमिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना, उनको डायरेक्शंस देना, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह की ये कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, जिसको कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। उसके बाद माइनर कमिटीज़, छोटी मोटी कमिटीज़ थी, जैसे फाइनेंस क्या होगा, स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमिटीज़, है ना, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। नाम से बता सकते हैं क्रेडेंशियल कमेटी का क्या काम होगा। क्रेडेंशियल कमेटी, यस यस, वेरी गुड। तो बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है और ये सब जो चीज़ें उसको रखना, ये सब वो कर सकते हैं। तो क्रेडेंशियल यानी आप नाम से भी वैसे गेस कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये एक कमेटी थी। हाउस कमेटी थी। हाउस कमेटी यानी यही कि पार्लियामेंट में किस तरह से काम चलेंगे, क्या रहेगा, ये पट्टभी सीतारमैया की, या फिर बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस यानी हाउस के कामकाज कैसे चलेंगे, दैट इज KM मुंशी की कमेटी। एडहॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग कैसे रहेगा, इसको एडहॉक इसीलिए कहा गया है, ये कंसेप्ट याद रखेगा। एडहॉक, एडहॉक का मीनिंग होता है टेम्पररी, टेम्पररी का मीनिंग होता है जब नेशनल फ्लैग बन जाएगा तब ये कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। इसीलिए नेशनल फ्लैग कैसा रहेगा, इसकी एक कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभालेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन करेंगी, इसकी एक कमेटी थी, GV मावलनकर की कमेटी थी। एक और एडहॉक कमेटी थी ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं, उसके लिए वरदाचारी थे, और वो जब हो जाएंगे तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगी। और ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे। वरदाचारी जो थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के लिए थे, ये बाहर से आए थे, ये कोई यहाँ के कमेटी यानी असेंबली के मेंबर नहीं थे। उसके अलावा चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जैसे मैंने बताया कि आज हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज होती है, उस टाइम पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। वो कैसे रहेंगे, उनके क्या पावर्स रहेंगे और क्या फंक्शंस रहेंगे, इस तरह की जो चीज़ें, वो पट्टभी सीतारमैया थे उसके। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम आते हैं तो फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन।
यहाँ पे यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोविजंस रखे जाएंगे और क्या नहीं, उसके लिए नलिनी राजन सरकार थे, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए एस.के. धार थे। ये सब जो है ये यानी मेंबर नहीं थे असेंबली के। लिंग्विस्टिक प्रोविंस यानी लैंग्वेज के बेसिस पे कमीशंस बैठाएंगे, ये आपको पता है धार कमीशन बैठी हुई थी, तो ये सब जो है इसके लिए एस.के. धार रखे गए थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंस को किस तरह से बांटा जाए या प्रोविंस कैसे बांटे जाएंगे, लैंग्वेजेस क्या रहेगी प्रोविंस की, इसके लिए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन और स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट बनाने का काम करते थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कमेटी, और उसको एग्जामिन करने का काम करते थे जवाहरलाल नेहरू की एक स्पेशल कमेटी। उसके अलावा जो गैलरीज होती है, अब पार्लियामेंट जो होता है उसमें कुछ गैलरीज होती है जहाँ पे प्रेस वाले बैठते हैं, उनके क्या रूल्स होंगे, कैसे वो गैलरीज रहेगी, कैसे क्या रूल रेगुलेशंस रहेंगे, ये चीज़ों के लिए कमेटी थी जिसमें उषा नाथ सेन थे। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप कैसे देनी चाहिए, इसके लिए एक कमेटी थी जिसको एडहॉक कमेटी यानी परमानेंट नहीं टेम्पररी एक और कमेटी थी। सिटीजनशिप देने का काम खत्म हो गया कि ये फिर से डिसॉल्व हो जाएगी। सो सिटीजन कौन कौन बनेगा, कौन कौन नहीं, इन सब चीज़ों के लिए अगर देखा गया तो ये एक कमेटी थी जिसको कहा जाता है वरदाचारी के वरदाचारी जिसके चेयरमैन थे एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। ये भी मेंबर नहीं थे असेंबली के, वैसे आपको पता ही है वरदाचारी मेंबर नहीं थे, नलिनी राजन सरकार भी मेंबर नहीं थे, एस.के. धार भी मेंबर नहीं थे। ये सब लोग जो थे ये मेंबर ना होते हुए भी कमेटी के चेयरमैन इनको बनाया गया था। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आया तो सिर्फ इतने नाम याद रखेगा, वरदाचारी, उसके अलावा हम कहेंगे कि नलिनी राजन सरकार और एस.के. धार, ये सब लोग, ये तीन नाम से याद रख लीजिएगा, ये तीनों नहीं थे। ऐसा अगर पूछा हुआ अमंग द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली बट वर द मेंबर्स ऑफ सम कमिटीज है ना रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये तीन नाम याद रखेगा, धार, नलिनी सरकार और उसके अलावा वरदाचारी, ये तीन हो गए। तो ये कुछ मेजर माइनर कमिटीज़ है, ये वैसे मैंने आपको पढ़ने बोला था, अब मैंने इसके बारे में आपको कुछ आइडिया दे दी है। सो अब हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे मेन कमेटी जो मानी जाती है वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आप लोग गेस कीजिए ये कमेटी काम क्या करती होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी। यस, वेरी गुड, ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट बनाना यानी रफ कुछ चीज़ बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ स्ट्रक्चर बना के आगे रखना, और फिर वो रफ स्ट्रक्चर जो रखा गया है इस पे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट यानी हम कहेंगे कि जो भी आपका असेंबली है उसमें डिस्कशन करना, और डिस्कशन के बाद जो चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं। तो रफ स्ट्रक्चर बनाना, डिस्कशंस करना, चेंजेस करना, फाइनल करना, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि रफ स्ट्रक्चर बना के देना कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए बहुत मेन कमेटी मानी जाती है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर देने का काम ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। उसके अलावा आप किसी कमेटी के याद रखो मत रखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको याद रखने हैं, और मेंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, अभी बता देता हूँ, सिर्फ सरनेम से याद रखेंगे, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला राव, कृष्णमाचारी, बस। फिर से एक बार, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, ए वाले तीन हैं, अयंगर अय्यर आसपास के ही आपको समझ में आते हैं, अम्बेडकर तो याद ही रहेंगे, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला राव, कृष्णमाचारी, इतने लोग यहाँ पे याद रखने हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन, अयंगर जो थे वो मेंबर, अय्यर इसके मेंबर, मुंशी मेंबर, सादुल्ला मेंबर, राव मेंबर, कृष्णमाचारी ये मेंबर। अब राव और कृष्णमाचारी जो थे ये पहले नहीं थे, पहले बी.एल. मित्तर थे। बी.एल. मित्तर की हेल्थ जो है वो डाउन होने लगी, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके जगह माधव राव आए। कृष्णमाचारी भी पहले नहीं थे, डी.पी. खैतन थे, उनकी डेथ हो गई 1948 में, उनके बाद कृष्णमाचारी है। बट आपको ये 7 नाम ही याद रखने हैं, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला राव, कृष्णमाचारी, ये याद रखना है, और ये याद रखें, सरनेम से याद रखें। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए लेस देन 6 मंथ्स लिए हैं, 6 महीने के भीतर वो लोग ड्राफ्ट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत बड़ा टास्क, बहुत फास्ट इन्होंने पूरा किया। अबाउट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पढ़ा गया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया वो नया चीज़ें ना डालते हुए कुछ सोर्सेज से चीज़ें लेके उसको डाला गया था। अब क्यों, कैसे ये हुआ था और क्यों यहाँ सोर्सेज का यूज़ किया था, अगले आने वाले टॉपिक्स में हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको इतना बता दूं कि इन्होंने 6 महीने से कम का टाइम लिया था। दूसरी बात, इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 148 डेज है ना, 141 डेज, 141 डेज से भी कम के टाइम ये यहाँ पे आए और इन्होंने इतने ही टाइम में ड्राफ्ट बना दिया। आप सोचिए कितने फास्ट काम किया था। बाद में डिस्कशन करना, फाइनल करना, ये वो सभी प्रोसीजर को 2 साल, 2 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से प्रिपेयर करने में, रेडी करने में। ये काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का कि वो एक ड्राफ्ट बना के दे। ये सब चीज़ें चली। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करने की बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बना के पूरा कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इनैक्टमेंट की बात की तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने
फाइनल जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट था वो 4 नवंबर 1948 को रखा था, पहला ड्राफ्ट जिसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड रीडिंग चली। कैसा होता था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आएंगे असेंबली में, जो ड्राफ्ट बनाए उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद उस पर डिस्कशन होंगे, चेंजेस जो करना है वो असेंबली के मेंबर्स बताएंगे, फिर वो चेंजेस करेंगे, फिर चेंजेस करके लाएंगे, फिर सेकेंड रीडिंग करेंगे, फिर से जो भी होंगे डिस्कशन, उसके बाद फिर से उसको फाइनल वाला रखेंगे। 14 नवंबर को फाइनल वाला उन्होंने रखा, थर्ड रीडिंग हुई और फिर ये पास हो गया। 14 नवंबर को ये डिसाइड कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेटल हो चुका है, असेंबली ने सेटल कर दिया है और वो पास हो चुका है। 26 नवंबर को हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट ये रखा था, इसको पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि ये पास हो चुका है और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर को लिखा था तो 26 नवंबर को हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। सो हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, उसमें क्या क्या था? उसमें एक प्रीएम्बल हुआ करता था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज की अगर बात करें तो एक प्रीएम्बल है, लगभग 450 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स देखने मिलते हैं। एक शेड्यूल है, तब 8 थे, आज 12 शेड्यूल है। ये बढ़ कैसे गए? तो अमेंडमेंट कर करके इनको बढ़ाया गया और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमें देखने मिलता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। आज के एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी मैंने दिया था एमसीक्यू में कि उस वक्त लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। पहले जब इंडिया था तो इंडिया जो लॉ चलते थे इंडिया के, वो मनुस्मृति पे चलते थे। मनुस्मृति नाम की एक बुक थी जो कि मनु ने लिखी हुई थी, मनु एक ऋषि थे, उन्होंने लिखी हुई बुक थी, उसके ऊपर हिंदू लॉ बेस्ड था। इन्होंने वो मनुस्मृति को ख़त्म करके उन्होंने लॉ को कोडिफाई किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम था, क्योंकि मनुस्मृति में काफ़ी सारी चीज़ों में इनइक्वालिटी दिखती थी। ये सब चीज़ों को ख़त्म किया गया। विमेन के राइट्स नहीं थे, विमेन के लिए राइट्स दिए गए। उसके अलावा हम कहेंगे कि कुछ अनटचेबिलिटी जैसी बातें यहाँ पे जस्टिफाई की जा रही थी मनुस्मृति को, ये सब हटा दी गई और फिर हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाई हुआ और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। इस तरह से ये चीज़ें चली, इनैक्टमेंट हुआ। इनैक्टमेंट होने के बाद अब हम जैसे कि हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया था, फिर भी 26 जनवरी भी एक डेट बताई जाती है। तो क्या है इसमें डिफरेंस बता दो। 26 नवंबर को जब हम बना के कंप्लीट कर चुके थे तो हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना अडॉप्ट या इनैक्ट ना करते हुए कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हमने अडॉप्ट किए। जैसे कहेंगे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है। 68, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये सब कोर्स में आए थे नवंबर 26 को। ये आपको याद नहीं रहे तो भी चलेगा, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इतना डेप्थ में और इतने फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई यूपीएससी पूछती नहीं है। सो ये एग्जैक्टली आपको नंबर्स याद नहीं रहे तो चलेगा। बस इतना याद रखिएगा कि 26 नवंबर को हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट नहीं किया था। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो था, जो मेजर पार्ट है, उसको हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे हम कंप्लीट जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके थे तो हम 26 जनवरी को क्यों इसे अडॉप्ट कर रहे थे, ये अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की है, वो बताएंगे कि 26 जनवरी इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है। यस यस, वेरी गुड। पूर्ण स्वराज, हाँ यस, वेरी गुड। पूर्ण स्वराज, यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सबने जो जो आंसर्स दिए एकदम बराबर है। 26 जनवरी 1930 की बात है। 1929 का जो लाहौर सेशन था उसमें डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज जो है ये अपना एम बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और इसी दिन से हमने डिमांड की थी इंडिपेंडेंस की, जिसको कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस यहाँ पे हमने पूरा मांगा था और 26 जनवरी 1930 को हम रावी नदी के किनारे मिले थे। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी वी होस्टेड आवर नेशनल फ्लैग, और हम लोगों ने ये बोला था कि हम खुद को फ्रीडम दे चुके हैं, हम खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, और हर साल हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ब्रिटिश जब तक जाते नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाओ या मत जाओ, हम तो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके हैं, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये चीज़ें थी। तो 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, और ये हम हर साल करते रहे 1947 तक। 1947 के बाद हमें ब्रिटिश ने जब सच में इंडिपेंडेंस दिया तो उन्होंने 15 अगस्त को दिया।
26 जनवरी को नहीं दिया, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंस डे बदल गया, 26 और 15 अगस्त हो गया। तो ये दिन को लोग भूल जाएंगे, आप लोग इसे भूले ना, इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अडॉप्ट एनैक्ट 26 जनवरी को किया, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये आपको एक फैक्ट मैंने बताया।